हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल, आपके चैनल, हम सबके चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपी पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में या इस लेक्चर में आपको कंप्लीट जो है 425 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन का हम लोग जो सॉल्यूशन ढूंढेंगे, जो आसान होगा उसको स्किप मार देंगे, जो टफ होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस मैं आपको करने वाला हूं। और जो हम लोगों ने यूपी पीजीटी के लिए जो बैच स्टार्ट किया है, जो पेड बैच है, बहुत कम फीस है उसकी, ठीक है, उसमें इसके सभी यानी कि 2021 से लेके आपको 2000 जो आपको 2000 तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब हम लोग ईयर वाइज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यूपी पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भले ही होगा, लेकिन हार मत मानिएगा। ठीक है, ये भले टाइम टेकिंग होगा, टाइम लेगा ये, नो डाउट, क्योंकि इसमें मैं करेक्शन नहीं मार रहा हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। जो भी ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो थोड़ा टाइम जो होगा वो लग जाना है। ठीक है, आप उसके लिए परेशान मत होना। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक क्वेश्चन दिया है जिसमें बताया कि भाई साहब आपके पास जो है हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है और इसका जो है रेट कांस्टेंट पूछ रहे हैं। इसमें कुछ है ही नहीं, हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है 0.693 हाफ, कुछ है ही नहीं इसमें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बॉन्ड एंथैल्पी इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग, कि बॉन्ड एंथैल्पी को आप किसके द्वारा जो है आप यूज़ करते हैं, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी को इवेल्युएट करना होता है तो क्या यूज़ करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा थ्योरी यूज़ करते हैं। एक दे रहा है किरचॉफ्स इक्वेशन, दूसरा देखा है गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, तीसरा देखा है हेस लॉ, चौथा देखा है मैक्सवेल रिलेशन। सभी को पता है कि हेस लॉ, ठीक है, कि हेस लॉ का काम क्या होता है, एंथैल्पी इवोल्यूशन करना। देखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, हीट ऑफ प्रोडक्ट बटा हीट ऑफ रिएक्टेंट, इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा दे रखा है अमॉन्ग द क्लोराइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ गिवन बिलो द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एज पर फजान रूल्स विल बी शोन बाय। क्वेश्चन समझिएगा क्या क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 4 जो है क्लोराइड दिया हुआ है, CaCl2, BaCl2, MgCl2 और SrCl2। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए फजान रूल के अकॉर्डिंग इन सब में जो है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है, फजान रूल के अकॉर्डिंग इनमें से लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। तो भाई साहब देखिए, समझिए बात को। फजान रूल का काम होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। फजान रूल का काम क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड के कंपेयर में आसानी से ब्रेक कर जाता है। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका कम है। देखिए ये Ca है, कैल्शियम में मान लीजिए, ये आपको जो है इसमें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें ये कैल्शियम है। ठीक है, ये कैल्शियम है और ये जो है आपको क्या हो गए, ये आपको क्लोराइड हो गए। ठीक है, ये बेरियम हो गए और ये आपके क्लोराइड हो गए। ये मैग्नीशियम हो गया, देखो ये मैग्नीशियम हुआ और ये इसके क्लोराइड हो गए। ठीक है, ये स्ट्रॉन्सियम हो गया और ये क्लोराइड हो गए। आप और गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये कैल्शियम हो गया, ये बेरियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये स्ट्रॉन्सियम हो गया। तो भाई साहब केटाइन का साइज छोटा किस में, जो केटाइन है, ये जो केटाइन है, इस केटाइन का साइज छोटा किस में है। तो आप बोलोगे सर केटाइन का साइज छोटा जो है वो यहाँ पर है। तो भाई साहब केटाइन, क्योंकि एनाइन तो कांस्टेंट है, क्लोराइड है, एनाइन तो कुछ चेंज ही नहीं है। सोचो एनाइन में तो कोई चेंज है ही नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ देखो ये जो एनाइन है इसको ये वाला केटाइन ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ। क्यों खींच पाएगा सर, क्योंकि केटाइन का साइज छोटा है। प्यारे बच्चे लोग, फजान रूल क्या कहता है, फजान रूल यही कहता है कि केटाइन जितना छोटा होगा वो एनाइन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और अगर वो खींचेगा तो क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यही ना। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये देखो। और अगर ऐसा होता है, बाकी सब आयनिक रह गए, बाकी सब क्या रह गए, आयनिक रह गए, लेकिन कोवेलेंट नेचर सबसे ज़्यादा क्या हो गया, इसका हो गया। अगर कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा प्यारे बच्चे लोग, तो क्या ज़्यादा होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आप चीनी को थोड़ा देर गर्म करो, क्योंकि चीनी कोवेलेंट कंपाउंड है, चीनी को थोड़ा सा गर्म करो, चीनी पिघल के काला हो जाएगा, ब्लैक कार्बन बन जाएगा। लेकिन नमक को आप घंटों गर्म करो, नमक को कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नमक एक आयनिक कंपाउंड है, जबकि चीनी क्या हो गया, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कोवेलेंट कंपाउंड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कम होता है, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो फजान रूल के अकॉर्डिंग देखा हमने, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, MgCl2 का सबसे कम था। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, कि भाई एक कंपाउंड दिया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या दिया है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है हमारे पास, एक तुरंत मेरे दिमाग में आ गया कि भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऐसा ही होगा ना। सोचो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऐसा ही होगा। क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम
इन सम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज आर गिवन बिलो, मतलब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। इन विच केस द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज फॉरबिडन एज पर द स्पिन इलेक्ट्रॉन रूल। आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा एग्जाम्पल होगा, उसको एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ठीक है, T2G, ठीक है, और ये EG। तो इसमें क्या, ये T2G है, ये EG है। एक में दिया है यहाँ 6, यहाँ एक, दूसरा में दिया है यहाँ 3, यहाँ 0, तीसरा में दिया है 6, यहाँ 2, और चौथा में दिया है यहाँ 6, यहाँ 3। आपसे पूछ रहा है, मतलब ये समझ रहे हो, पहला एग्जाम्पल क्या हो गया T2G6 EG1, दूसरा क्या हो गया T2G3 EG0, T2G6 EG2, T2G6 EG3। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पर कि आपको स्पिन रूल का जो है ये हो रहा है, स्पिन रूल फॉरबिडन है, ठीक है, फॉरबिडन स्पिन रूल है। तो सोच के बताइए स्पिन रूल फॉरबिडन कहाँ होगा। तो भाई साहब स्पिन रूल तो फॉरबिडन वहाँ होगा ना जहाँ पर स्पिन बदल जाएगा। आप याद कीजिए, अगर डेल्टा एस 0 रहे तो स्पिन रूल फॉलो करेगा, लेकिन अगर स्पिन डेल्टा एस 0 होने के बदले बदल जाए, सपोज कीजिए कि यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एज उठ के ऊपर चला गया तो स्पिन रूल फॉलो किया। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये पहले से बढ़ा हुआ था, ऐसे था, और ये इलेक्ट्रॉन जो जाएगा तो ये जो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सीधा है, लेकिन यहाँ पहुँचने पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका स्पिन बदल गया। पहले क्या था, सोचिए देखिए, पहले आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन में कितने स्पिन थे, सपोज कीजिए 3 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन था 3/2, लेकिन जब ये ऊपर चला जाएगा तो स्पिन 1 अनपेयर्ड बचेगा, इसका स्पिन बच जाएगा हाफ। तो अगर स्पिन बदल गया तो स्पिन रूल क्या हो गया, वैलिड, आपको इनवैलिड हो गया। चलिए तो हम सोचते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन काम करेगा हमारा। देखिए नीचे 6 है, ऊपर 1 है, नीचे 6 है, ऊपर 1 है, सोचिए नीचे 6 है, ऊपर 1 है। दूसरा ऑप्शन देखो, समझो भी मत जाओ, ये देखो दूसरा जो ऑप्शन है, ये 3 है, ये 0 है, ये 6 है, 0 है। ये जैसे उठ के जाएगा वैसे पहुंच जाएगा, देखो ये जैसे उठ के जाएगा वैसे ही पहुंच जाएगा। इसके साथ ऐसा होगा कि ये जाएगा तो यहाँ से उल्टा, लेकिन यहाँ पहुँच के क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। समझिए बात को, ये क्वेश्चन एक्चुअली में ना, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ऑप्शन गलत दे रखा है इसमें। देखिए तो यहाँ से ये अगर जाएगा उठ के तो यहाँ पहुँच के क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, यानी कि इसका डेल्टा एस क्या हुआ, 0 नहीं हुआ, मतलब जो है डेल्टा एस जो है चेंज हो गया। चलो इसमें क्या हुआ कि डेल्टा एस चेंज नहीं हुआ, ठीक है, चलो चेंज आपको क्या हुआ, डेल्टा एस 0 रहा, ये जैसे उठ के जाएगा वैसे ही वहाँ पहुँच जाएगा। देखिए 6 और 2 है, क्या है, 6 और 2, 1 2 3 4 5 6, और ये 1 और 2। अब देखो ये यहाँ से उल्टा जाएगा तो यहाँ भी उल्टा ही पहुँच जाएगा, तो यहाँ भी डेल्टा एस क्या हो गया आपको, 0 ही है। और 6 3 है, देखो 6 और 3 है, तो 6 और 3 कैसे होगा, देखो ये 6 है और यहाँ 3 है, तो भाई साहब ये उठ के जाएगा तो यहाँ ऐसे ही पहुंचेगा, जहाँ अनपेयर्ड यहाँ था और अनपेयर्ड यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस जो हो गया आपको यहाँ पर क्या हो गया, आपको 0 ही रहा। तो इसका आंसर आपको कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट वाला। ये देखो इसका आंसर फर्स्ट वाला होना चाहिए। कैसे कि यहाँ पर सोच के देखो, यहाँ क्या था आपको 1 थे, देखो समझो बात को, यहाँ क्या था 1 था, और यहाँ पर क्या थे भाई, तो अगर यहाँ 1 थे, यहाँ नीचे 6 थे। देखो अब यहाँ पर स्पिन कितना है, तो स्पिन आपको यहाँ पर हाफ, लेकिन जब ये उठ के यहाँ चला जाएगा तो स्पिन कितना हो जाएगा, तो आप सोच के देखोगे तो आपको पता चलेगा स्पिन जो हो गया, अब 1 2 3 अनपेयर्ड हो गए, तो स्पिन जो था वो कितना हो जाएगा, वो 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्पिन, 3/2, ठीक है। तो 3/2 हो जाएगा, तो इसका स्पिन चेंज हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है ना, मतलब इसने गलत आंसर दे दिया है। मैं क्यों कंफ्यूज हो गया ना, क्योंकि इसमें क्या किया ना, जो ये जो है जो करवा रही है इस एग्जाम को, उसने क्या किया, इसका सी आंसर दे दिया, ठीक है, जबकि आंसर तो क्या है इसका, ए है। तो फाइनल आंसर में भी ए ही काउंट हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपको ए नहीं, मतलब सी नहीं बल्कि ए है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है पूरी बात समझ गए होंगे आप, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन इज। देखिए कह रहे हैं कि भाई कोई एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन, कोई रिएक्शन करवा रहे हैं आप, ठीक है, कोई एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन करवा रहे हैं आप, टेम्परेचर को क्या कर दिए, आप टेम्परेचर को बढ़ा दिए, तो रेट क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, सोचिए अगर आप टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर आप कोई रिएक्शन ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड बैरियर है, मान लो, सोचो थ्रेशोल्ड बैरियर, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बैरियर क्या हो जाएगा, ये और ऊपर जाने लगेगा, तो बैरियर नीचे आ जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज है, डिक्रीज है, कांस्टेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अरे बच्चे लोग बात सोचो, ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है,
और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड बैरियर यहाँ था, लेकिन जब हमने इसको क्या कर दिया तो ये थ्रेशोल्ड बैरियर के ऊपर चला गया, ये यानी कि इसका थ्रेशोल्ड बैरियर क्या हो गया, घट गया। अब तो ये ऊपर चला गया, रिएक्शन आसानी से होने लगा, तो जो रेट था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। चलो, हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए लेकर आया है कोर्सेज फॉर ऑल पीजीटी एंड यूपीएचईएससी एरोडिजन नंबर 51 के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, इन 2 बैचेज में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स करवाया जाएगा। यूपी पीजीटी के लिए जो बैच है उस बैच की फ़ी 2500 रुपीज़ है, ठीक है। जबकि जो बैच आपको यूपीएचईएससी एरोडिजन नंबर 51 के लिए है, इसकी जो फीस है वो आपको टोटल 3100 रुपीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको कंप्लीट असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएँ। डियर स्टूडेंट, ये एक डेडिकेटेड कोर्स है जहाँ पर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री आपको दी जाएगी और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें और गवर्नमेंट जॉब ले सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है, उस लिंक से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री बाय सिद्धांत ऐप को डाउनलोड करें, लॉगिन करें और लॉगिन करके आप इसके स्टोर सेक्शन में जाकर, आप इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और स्टोर सेक्शन में जाकर या कोर्स सेक्शन में जाकर आप इन दोनों बैचेज को आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि इफ 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 45 ग्राम वाटर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी। बोल रहा है कि 3 ग्राम यूरिया है, 3 ग्राम क्या है, यूरिया है, और बोल रहा है कि 45 ग्राम वाटर है, ठीक है। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी। भाई साहब, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर विल बी क्या था, RLVP। RLVP क्या था, याद कीजिए तो, एक्स सॉल्यूट, यही था ना। RLVP क्या था, याद करो, याद करो, RLVP क्या था, P नॉट माइनस P बाय P नॉट, यही था ना, यही तो था RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो एक्स सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, एक्स सॉल्यूट का मतलब हो गया N सॉल्यूट बटा N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट, यही मतलब होता है ना। तो हो तो गया, 3 ग्राम यूरिया है, यूरिया क्या होता है, NH2CONH2। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा यूरिया का, भाई 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14 दूनी 28, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया 16, कितना हुआ 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, ठीक है, 1 2 2 4 1 5, ठीक है। चलिए यही हुआ ना यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट, देखो ना, 16 12 28, 28 4 32, 28 4 32, 32 और 28 60, हाँ, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 हो गया। यूरिया का वेट कितना दिया, 3 ग्राम, तो 3/60 हुआ, फिर नीचे फिर क्या हुआ 3/60, और मॉलिक्यूलर वेट इसका सॉल्वेंट का कितना है, तो सॉल्वेंट हो गया 45 ग्राम वाटर, तो 45 ग्राम वाटर को तो 45 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, RLVP ऑप्शन दिया है, आप देख लेंगे। समझ गए बात को, अरे भाई साहब देख लो एक बार, RLVP का फॉर्मूला ही होता है एक्स सॉल्यूट, आपको ये दिया हुआ है, यूरिया का वेट दिया हुआ है सॉल्यूट का, और वाटर का वेट दिया हुआ है, ये फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा आंसर। चलो ठीक है, बात ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आसान है कि टफ है, बात ये है कि इन क्वेश्चन को विद इन मिनट करना होता है। एक क्वेश्चन को आप 30 to 40 सेकंड के अंदर करेंगे तभी जाके आप इस टाइप के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, कि वाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज द रेट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बोल रहा है कि देखो भाई, सनलाइट है, ये सनलाइट है, ठीक है, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास जो है ये CH4 है, ठीक है। तो CH4 का आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो, ठीक है, आप क्या करवा रहे हो, क्लोरीनेशन करवा रहे हो CH4 का। तो बोल रहा है कि अगर से इसका क्लोरीनेशन आप करवाते हो, ठीक है, आप क्या करवाते हो, क्लोरीनेशन करवाते हो, और साथ में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, साथ में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो बोल रहा है कि आपको ऑक्सीजन का प्रेजेंस घट क्यों जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, दोबारा सुनो, व्हाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज द रेट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाँ, कि अगर ऑक्सीजन आपके पास दिया हुआ है तो इसका जो क्लोरीनेशन का रेट है वो क्यों घट जाता है। अब समझो बात को, कि ये रहा CH4, अगर Cl2 देंगे तो HBr दिया और क्या बना CH3Cl, यही बनेगा ना, और साथ में HCl। मान लो इसका रेट क्या था, फास्ट था, लेकिन अगर इसी के साथ हम ऑक्सीजन को इसमें घुसा दें, अब जो रेट होगा यहाँ पर, मान लो ये रेट 1 था, ये रेट 2 था, तो अब भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, CH3Cl बनेगा, लेकिन ये रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
क्यों रीजन, क्या रीजन है उसके पीछे? तो समझो बात को कि भाई साहब हो क्या रहा है, तो हो ये रहा है ऐसा होने के पीछे देखो कि जब आप यहाँ पर CH4 के साथ आप Cl2 का रिएक्शन करते हो, ठीक है, तो स्टार्ट में क्या होता है, इनिशिएशन होता है। तो जब इनिशिएशन होगा तो Cl जुड़ के क्या करेगा, इस CH3 से एक हाइड्रोजन को खींच लेगा, तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ एक HCl बन जाएगा। देखो लेकिन ये CH3 इस Cl पर अटैक करे, समझो बात को, ये CH3 इस वाले Cl पर अटैक करे, ये Cl तो चला गया H के साथ, अब ये बचा CH3 और ये बचा Cl, तो ये CH3 Cl पर अटैक करे, उस बीच में आ जाता है ऑक्सीजन, बोलता है अरे कहाँ जा रहे हैं, मेरे पास आ जाओ, तो ये इसके साथ क्या करता है, बॉन्ड बना जाता है और इस तरह से एक नया कंपाउंड बन जाता है, जिसके कारण कि CH3 का उस Cl पर अटैक करने का जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर ऐसा कम होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3OO, देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल है, यही आंसर में आपको दे रखा है, यही क्या कि आपको आंसर में दे रखा है। समझो बात को, क्या क्वेश्चन है यहाँ, बहुत क्लियर पूछ रहा है कि आपके पास सनलाइट है, सनलाइट में आप CH4 का क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। अगर सिर्फ क्लोरीनेशन करवा रहे तो रेट फास्ट होगा, लेकिन ऑक्सीजन दे दीजिएगा तो रेट स्लो हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जब आप उसका CH3Cl आपने इनिशिएशन करवाया तो H और Cl अलग हो गया, और ये जो Cl था ये यहाँ आ गया, और जो CH3 था वो यहाँ आ गया, लेकिन ये CH3 जब तक इस Cl पे अटैक करता तो ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो बोला अरे भाई साहब मेरे पास आ जा, तो वो इस पर अटैक किया और ये ऐसा बन गया, और CH3 क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। और अगर CH3 यूटिलाइज हो जाएगा तो Cl पे अटैक करेगा कौन, और Cl पर अटैक नहीं होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसका आंसर था कि यही जो नीचे कंपाउंड बना था उसी के कारण रेट स्लो हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि द ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विथ X मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन टू यील्ड ओसाजोन, द वैल्यू ऑफ X इज, देखो ये हो गया आपके पास ग्लूकोज, समझो बात को, ये ना ग्लूकोज है, ठीक है। अब इस ग्लूकोज को आपको रिएक्शन करवाने के लिए बोल रहा है, किससे, ये फिनाइल हाइड्रोजन, इसको फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाने के लिए बोल रहा है। मैंने आपको ओसाजोन पढ़ा रखा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। ये रहा फिनाइल हाइड्रोजन, ये इससे रिएक्ट कर रहा है, तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, जुड़ के हट जाएगा, और आपके पास क्या स्टार्टिंग बनेगा, आपके पास स्टार्टिंग में ये बनेगा C डबल बॉन्ड N NH2, यहाँ H है ही अपनी जगह, और बाकी नीचे में H होगा। ध्यान दो, रिलैक्स हो जाओ, पहले CH2OH है यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, H OH और ये H, तो पहला काम ये हो गया हमारा। दूसरा जो आपको यही चीज़ आएगा, दोबारा से हम इसको लाएंगे फिनाइल हाइड्रोजन को। इस बार ये फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करेगा प्यारे बच्चे लोग, इस बार ये फिनाइल हाइड्रोजन क्या करेगा, इस अल्फा पोजीशन वाले अल्कोहल को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इस बार ये क्या बन के आया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इस बार क्या हो जाएगा, इस बार क्या होगा, तो इस बार होगा ये C डबल बॉन्ड N NH2, ठीक है, यहाँ जिसके नीचे C है ये वाला, ये C ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, ये H तो अपनी जगह पे है ही। अब उसके बाद बाकी के नीचे 3 हैं अपनी जगह पे। ध्यान दो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, बहुत आसान है, मैं हूं ना। देखो ये है आपके पास, तो अगर ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये वाला पोर्शन ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन अब तीसरी बार जो आएगा ये फिनाइल हाइड्रोजन, पहले चलो आप लोगों ने ओसाजोन का नाम ही नहीं सुना होगा, इसलिए एग्जाम में आप लोग परेशान हो गए होंगे, ओसाजोन का आप लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा। अब ये इस वाले ऑप्शन से क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है, और अगर रिएक्शन कर जाएगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखो, इसी का नाम है ओसाजोन, ठीक है, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है ओसाजोन। अच्छा यहाँ पर क्या लगा हुआ था, फिनाइल लगा हुआ था ना, कोई बात नहीं है, तो ये NH2 NH देखो, और यहाँ पे क्या हो गया, फाइल लग गया, कोई बात नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे क्या लग गया है, NH के बगल में 5 बेंजीन लगा हुआ इधर से, इसमें कुछ बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। NH5 NH5, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, ये आपका ओसा जोन है, 5 मतलब बेंजीन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये है आपका ओसा जोन, ये, ठीक है। इसी को वो क्या बोलते हैं हम लोग, ओसा जोन। प्रोसेस क्या है समझ लो बात को, कि सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया, ग्लूकोज को हमने फिनाइल हाइड्रोजन दिया, तो एक बार रिएक्शन किया, दोबारा दी तो रिएक्शन नहीं किया, दोबारा क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया। तो ये जो अल्फा ऑक्सीजन था उसको ऑक्सीडाइज करके C डबल बॉन्ड O बना दिया। फिर तीसरी बार दिए तो वो भी क्या हो गया, रिएक्शन करके वाटर निकल गया और ये प्रोडक्ट बन गया। तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि ग्लूकोज को ओसा जोन बनाने में कितने मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन का यूज होता है। ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन होगा। लोग ना सब 2 मार के आ गए थे, पता है क्यों, लोगों को लगा जो उनको पता भी था ओसा जोन, वो सोचेंगे सर करना क्या है सर, 2 ही तो ओसा जोन कंपाउंड में 2 ही तो लगा हुआ है सर, देखो एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, तो 2 ही तो यूज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब, एक एक्स्ट्रा होता है जिसका काम क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, वो ऑक्सीडाइज करने में काम आ जाता है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि वो फालतू है, ठीक है। तो बेसिकली 2 नहीं 3 आंसर है इसका। नेक्स्ट कह रहा है कि भाई एक रिएक्शन दिया है चीची-बाबेन रिएक्शन। भाई साहब चीची-बाबेन रिएक्शन क्या है आपको याद है ना, ये रहा आपका जो है ये, ठीक है। pyridine दिया हुआ है, इसको NaNH2 वाटर दे देंगे, NaNH2 प्लस वाटर हीट, तो ये NH2 कहाँ लग जाएगा, इसके इस पोजीशन पे लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, याद है ना। इसी का तो नाम क्या है, चीची-बाबेन रिएक्शन नाम है, ठीक है। तो इस रिएक्शन ये दे दिया, दे के पूछा कि भाई क्या नाम है इस रिएक्शन का, सैंडमेयर दे दिया है, चीची-बाबेन दे दिया, सैंडमेयर ये दे दिया, नन ऑफ दिस दे दिया है, ठीक है ना। फिटिक रिएक्शन दे दिया, जो भी 4-5 ऑप्शन दिया है उसमें एक चीची-बाबेन दिया है। तो ये सबको पता है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, चीची-बाबेन। ये आपको है NaNH2 का जब अटैक कराएंगे तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे हो जाता है, दैट्स कॉल्ड चीची-बाबेन रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चीची-बाबेन का मैकेनिज्म आप सबको पता ही है ना। आप बोलोगे सर बता दो प्लीज, सर देख लो एकदम लो आप लोग। चलो यहाँ है NaNH2 के पास कौन है भाई, Na प्लस NH2 माइनस, तो NH2 माइनस आपको क्या हो जाएगा, गौर से देखो, ये यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ खुल के जाएगा, ध्यान दो, रिएक्शन के प्रोसेस को समझो। N यहाँ NH2, यहाँ ऐसे, यहाँ पे क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे आ गया आपको कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज आ गया। अब अगर माइनस चार्ज आ गया तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा, एक लोन पेयर तो पहले से था इसके पास, लेकिन माइनस चार्ज भी आ गया। अब ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देगा, निकाल देगा। तो निकालेगा तो क्या होगा, प्लस आ जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पर सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये यहाँ निकालेगा H को, तो H को निकालने के बाद देखो ये माइनस था, उसने H को निकाल दिया, तो जब H को निकाला तो यहाँ पे क्या हो गया, NH2, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आ गया, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इसने इसको क्या किया, H को पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो ये यहाँ वापस आएगा, ये H जो है यहाँ से माइनस के तौर पे चला जाएगा, और वापस से क्या बन जाएगा, N ऐसे और यहाँ पर क्या लग गया, NH2 भी लग गया, ठीक है। अब बोलोगे सर जो H माइनस निकला उस H माइनस को क्या कीजिएगा, तो उसको Na प्लस के साथ शादी करवा दो। जो H माइनस निकला उसको Na के साथ भेज दो, तो NaH क्या बन गया, सोडियम हाइड्राइड बन गया। और इस तरह से आपका ये रिएक्शन क्या कर रहा है, चीची-बाबेन, ठीक है। समझ रहे बात को ना, चलो ठीक है। बोल रहा है कि ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है, बोल रहा है कि आपके पास दिया है NOCl, ठीक है, और दे दिया है NNO3। ये बोल रहा है कि ये जो है रिएक्ट इन लिक्विड, इसको दोनों को रिएक्शन करवा दो, किस मीडियम में, तो N2O4। N2O4 से हमें कोई लेना देना नहीं है, सॉल्वेंट है। आपको NOCl प्लस NNO3 का रिएक्शन करवा रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको क्या बनेगा, ठीक है। तो गौर से देखिए, यहाँ पर जो है आपको बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ NO है, NOCl है, और यहाँ NNO3 है। तो यहाँ पर जो NO है, देखो यहाँ पर सवाल को समझो, सवाल एक्चुअली मुझसे ये हो गया। यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान दो, यहाँ कह रहा है कि ये जो बनाया है NOCl और NNO3, इसको रिएक्ट करवाया है, तो N2O4 तो बना है, N2O4 तो बना है, लेकिन साथ में क्या बना, ये सवाल पूछ रहा है। और साथ में क्या सवाल बना है ये पूछ रहा है, तो आपको ऑप्शन दे दिया है, NO प्लस दे दिया है, ठीक है, NO3 माइनस दिया हुआ है, ठीक है, N2O4 और NaCl दिया हुआ है, फिर NaNO3 एंड NaCl दिया हुआ है। तो भाई साहब होता क्या, देखो कि ये तो क्लियर बोल दे रहा है कि NOCl और NO3 के साथ रिएक्शन करवा दी, तो N2O4 बना, साथ में और क्या बना है। तो यहाँ पर तो इसमें क्या किया, सीधे ही आंसर दे दिया है, N2O4 NaCl, ठीक है।
ये मतलब बचपना वाला सवाल है कि भाई तो ऐसे ही ऑप्शन हटा दिया है। ये क्लियर दे रहा है कि N2O4 बना साथ में और क्या बना, तो यहाँ लिख दिया N2O4 एंड NaCl। इसी टाइप के क्वेश्चन है जो मुझे भी पागल कर देते हैं कि भाई ऐसे बच्चों वाले काम किए इन्होंने, ठीक है, मजाक बना के रख दिया एग्जाम को इन्होंने। चलो कोई ना। देखो अब बोलोगे सर ये हुआ कैसे, भाई साहब देखो Na पे जो था NaCl कैसा होता है, तो ये है NOCl। सोडियम पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो +1, और यहाँ सोडियम पे कौन सा ऑक्सीडेशन, सोडियम नाइट्रोजन पे कौन सा ऑक्सीडेशन +5, यहाँ +1 यहाँ +5, तो क्या हुआ, दोनों खिसक के कहाँ आ गए, बीच में आ गए +4 पे, ना तेरी ना मेरी, वो बीच में खिसक के आ गए। तो नाइट्रोजन का तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया, लेकिन बाकी क्या हुआ, Cl- और Na+ फंस गए थे, तो इन लोगों ने मिलकर अपनी नई दुनिया बसा ली। क्या बना लिया इन्होंने, NaCl। एक छोटा बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है, और या तो फिर एक बड़ा इंसान भी इस क्वेश्चन को गलत कर देगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि NaCl है प्लस NaNO3 है, इसके साथ क्या बनेगा, उसने क्लियर ही आंसर दे दिया, N2O4 NaCl, NaNO3 NaCl, NO+, NO3-, ये 4 ऑप्शन दिए थे, तो यहाँ तो इसने सीधे दे दिया N2O4 प्लस NaCl, क्योंकि N2O4 ने और कहीं दिए ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। ऐसा नहीं करना, उसको N2O4 हर जगह दे देना था, बाकी साइड ऑप्शन देने थे ताकि लोग जो है दिमाग लगाते। यहाँ तो डायरेक्ट आंसर दे दिया, लेकिन इसका लॉजिक मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन पे +1 है इस पे, और यहाँ +5 है। आपको पता है जब भी रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, +1 वाला भी खिसकेगा आगे, ठीक है, और आपको क्या होगा, वो ये +5 वाला भी खिसकेगा, तो कहाँ गए ये लोग बीच में आ गए। +5 वाले ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया है, और +1 वाले ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। ऑक्सीडाइज जो +5 है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो उसने खींच लिया, जबकि +1 वाला का ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, उसने क्या किया, छोड़ दिया, तो वो लोग बीच में खिसक के कहाँ आ गए, +4 पे आ गए। हाँ, Na+Cl- जो बचे थे उसने NaCl बना लिया। चलो, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बेवजह परेशान करने वाला बच्चा वाला क्वेश्चन था। चलो उसके बाद बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट A एंड B रेस्पेक्टिवली आर। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है, याद करो, आपको करवाया था NaOH के साथ जो है Cl2, ठीक है, ये हीट है, मतलब हॉट है, और दूसरा हॉट एंड कॉन्क, ठीक है, और दूसरा है CaOH ड्राई, ये सूखा हुआ है, और साथ में Cl2। आप याद कीजिए, तो जब NaOH के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं, याद कीजिए आपने, जब एक बार याद कीजिए कि NaOH के साथ जब Cl2 रिएक्शन करवाते हैं, अगर ठंडा था तो क्या बना था, NaOCl प्लस H2O HCl, लेकिन वही हॉट था तो क्या होता, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया था, क्लोरीन जो 0 था वो 0 खिसक के कहाँ चला गया था, +5 पे चला गया था, और क्या बना था, NaClO3, और साथ में क्या बना था, देखो NaClO3, और क्या बना था, HCl। लेकिन ये अगर NaOH कोल्ड होता, अगर ये कोल्ड होता तो हम क्या बनाते, NaOCl प्लस HCl। ये चीज़ तो हमने 11th-12th क्लास में पढ़ी रखी होगी। अच्छा, COH प्लस ड्राई Cl2, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो ड्राई है तो उसमें सिंपल रिएक्शन कर जाएगा, CaCl2, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CaCl2, यहाँ पर सिंपल रिएक्शन हो गया। आप बोलोगे सर यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ बदला, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बदला ना, गौर से देखो, कैल्शियम तो +2 है तो ये तो कहीं नहीं जाने वाला है, तो CaCl2 तो बन गया, Cl पे 0 था तो ये तो क्या हो गया, -1 में आ गया, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन खींचा किससे, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया इस ऑक्सीजन से। देखो कैल्शियम +2 था, वो +2 ही है, लेकिन जो क्लोरीन 0 था वो क्लोरीन माइनस में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन किससे खींचा उसने, तो उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया ऑक्सीजन से, इसलिए इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है -2, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया, और O2 गैस बन के क्या हो गया, वहाँ से हवा में उड़ गया। चलो बच्चों वाला क्वेश्चन है ये सब। हाँ, फर्दर रिएक्शन हो जाता है वो, ठीक है, वो फर्दर रिएक्शन हो जाएगा और ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है आगे, लेकिन ऑप्शन जो दिया तो मैंने आपको बता दिया। चलो उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, आपको 2 एग्जाम्पल दिया है, एक दिया है NH3 का एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल दिया है H3O+ का। आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, पहले देखो NH3, ये NH3 है और ये रहा H3O+। देखो ये H3O+ है, यहाँ लोन पेयर भी है, ठीक है। देखो पहले कह रहा है कि ऑल NH बॉन्ड इन NH3 आर इक्वल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ। बोल रहा है कि NH3 में जो तीनों बॉन्ड हैं
पहला ऑप्शन दे रहा है कि भाई NH3 के जो तीनों बॉन्ड हैं वो इक्वल हैं और सेम स्ट्रेंथ के हैं, तो पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि ऑल ऑक्सीजन बॉन्ड इन H3O+ आर इक्वल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ। बोल रहा है कि इसमें जो H3O+ के जितने भी बॉन्ड हैं वो सभी आपस में इक्वल हैं और इक्वल स्ट्रेंथ के। बिल्कुल सही बात है, कुछ ऐसा है ही नहीं जो उनको अलग करे। तीसरा कह रहा है नाइट्रोजन इन NH3 एंड ऑक्सीजन इन H3O+ बोथ आर एटम्स इन्वॉल्विंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, देखो यहाँ इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, मतलब तीसरा पॉइंट भी सही है, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। चौथा ऑप्शन दे रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम इज ओनली 1 बट इट इज 2 इन केस ऑफ H3O+। भाई साहब ऐसा तो होता है, बोल रहा है यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ भी तो एक लोन पेयर है ना, इसका मतलब 4 ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। चौथे ऑप्शन में दे रहा है कि भाई साहब इसमें एक लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर है, तो H2O में तो 2 लोन पेयर होता है, H3O+ में तो एक ही लोन पेयर होता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आपसे बोल रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एक एटम है, एक आयन है M+2 फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स MH2O6 2+, MEN3 2+, एंड MBr6 4-, मैच ऑल कॉम्प्लेक्स विद अप्रोप्रिएट कलर। बोल रहा है कि भाई साहब कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड दिया है M+2 है, आयन है, इसके साथ कई कंपाउंड बना है MH2O6 2+, और क्या दिया हुआ है MEN3 2+, और MBr6 4-। इन सभी में मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 ही है। ठीक है, तो भाई साहब दे रहा है इसमें कि 3 कलर दे रहा है आपको, ठीक है, आपको लिख रहा है ग्रीन, ब्लू, रेड। आपको मैचिंग करवाना है कि ग्रीन, ब्लू, रेड इसमें जो होगा इसमें कौन किससे मैच करेगा। ठीक है, समझिए बात को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको याद है, आपके पास एक फॉर्मूला था E=SC/λ, है ना, E=SC/λ, तो इसकी एनर्जी वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको कलर व्हील का याद है कॉन्सेप्ट, ये कलर व्हील याद कीजिए, ऐसे देखिए कलर व्हील को ऐसे ही याद रखना पड़ता है, आप इसकी कलर याद नहीं रख सकते, आपको कलर व्हील के थ्रू याद रखना। देखो VBGYOR, ये ना VBGYOR, ये विबग्योर। आपको पता है कि अगर एनर्जी हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जैसे वेवलेंथ जो इधर आएगा दिखेगा उसके क्या, सामने वाला। तो समझिए इसमें बात को कि इसमें जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसमें जो स्ट्रेंथ है, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका, इथिलीन डायमीन का। देखो इसमें सबसे स्ट्रेंथ किसका है, इन सब में 3 लिगेंड है ना आपके पास, H2O है, इथिलीन डायमीन है और Br- है। इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, आपको इथिलीन डायमीन। तो अगर यहाँ पर इथिलीन डायमीन सबसे स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है इथिलीन डायमीन सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद H2O का नंबर आता है और सबसे लास्ट में क्या होगा, Br- का नंबर आता है। तो इथिलीन डायमीन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसके बीच क्या होगा, गैप ज़्यादा होगा। सोचो ऑर्बिटल के बीच का गैप ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, छोटा होगा। सोचो बात को बच्चे लोग, इथिलीन डायमीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो क्या करता है, बड़ा गैप क्रिएट करता है। सोचो कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर बड़ा गैप क्रिएट करता है। जब बड़ा गैप क्रिएट करेगा तो बड़ा गैप होगा तो एनर्जी ज़्यादा हुआ ना, और एनर्जी ज़्यादा हुआ तो वेवलेंथ क्या हो गया, वेवलेंथ बहुत कम हुआ। तो छोटे वेवलेंथ का जो सामने आएगा, यानी कि इसमें वेवलेंथ कौन सा कम होगा, इसमें देखो ये जो है जितने भी देख लो, जैसे रेड वाले का वेवलेंथ क्या होता है, रेड वाले का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि ये कम वेवलेंथ वाला है। तो कम वेवलेंथ वाला मान लो अगर ये है, गौर से देखो, वॉयलेट होता तो दिखता है येलो, क्या येलो है, नहीं है। अच्छा ब्लू आता तो क्या दिखता, ऑरेंज आता, नहीं वो भी नहीं है। ग्रीन आता तो रेड दिखता, ये देखो आ गया, ग्रीन दिखता तो रेड आ जाता। इसका मतलब इथिलीन डायमीन का क्या हो गया, कलर रेड हो जाएगा। देखो मैंने सबसे छोटे वेवलेंथ को उठाया ग्रीन, तो उसके सामने का कलर कौन सा शो किया, आपको रेड शो कर दिया। ऐसे ही चेक करते हैं। उसके बाद नंबर कौन, उसके बाद H2O का नंबर है, H2O का वेवलेंथ उससे क्या हो गया, थोड़ा छोटा हुआ, तो मतलब एनर्जी छोटी हुई, वेवलेंथ थोड़ा बड़ा हो गया। वेवलेंथ बड़ा हो गया तो मान लो अगर ये येलो पे आए तो क्या दिखता, वॉयलेट दिखता, लेकिन है ही नहीं। अच्छा ऑरेंज पे आएगा तो क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा। इसका मतलब H2O वाला का कलर कौन सा हो गया, ब्लू। और लास्ट में कौन हो गया, लास्ट में Br6 है, Br है, आप इसको भी चेक कर लीजिए, ठीक है। तो गौर से देखिए इसका वेवलेंथ क्या हो गया, इसका साइज और छोटा हुआ, क्योंकि वीक लिगेंड साइज और छोटा हुआ, तो साइज छोटा हो तो एनर्जी कम हो गई। अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा वेवलेंथ अगर आएगा तो उसके सामने कौन सा कलर शो करेगा, ये ग्रीन।
इसका ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। पता है प्यारे बच्चे, लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। तो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताऊँ आपको, ताकि आपने बिल्कुल इस क्वेश्चन में अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज ना करो। देखो इस क्वेश्चन को समझ लो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके पास क्या क्या एग्जाम्पल है, तो आपके पास एग्जाम्पल है, गौर से देखो, आपके पास एग्जाम्पल है कौन कौन, तो MH2O होल 6, ठीक है, आपके पास MH2O होल 6 है। उसके बाद दूसरा कौन है, MEN होल 3, ठीक है, 4 सबके ऊपर मेंटेन्ड है। इसके ऊपर मान लो 2+ चार्ज है, इसके ऊपर भी 2+ चार्ज है, और एक और कौन हो गया, MBr6 4 में। देखो 4 एग्जाम्पल है। पहले बच्चों आपको लिगेंड का स्ट्रेंथ तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होता है, EN, उसके बाद कौन होता है H2O, उसके बाद कौन होता है Br-। देखो बच्चे लोग आपको पता है ना कि जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ऑर्बिटल के बीच का जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वीक लिगेंड होगा तो ऑर्बिटल के बीच का गैप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। अब अगर ये गैप बड़ा होता है इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है, और एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो गया, कम हो गया। और इसमें एनर्जी देखो, इसमें गैप छोटा है, छोटा गैप है, एनर्जी है, इसका मतलब एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। अब समझो बात को, जैसे कि ये जो साइकिल है हमारा, ध्यान दो, लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, भूल जाते हैं VBGYOR, इंडिगो को छोड़ना पड़ता है हमें, नहीं तो कलर कॉम्प्लेक्स काम नहीं करेगा। देखो प्यारे बच्चे लोग, हमें एक चाहिए सबसे छोटा वेवलेंथ, ठीक है, हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा वेवलेंथ। हमारे पास कलर कभी सामने निकल के नहीं आता, हमारे पास 3 कलर दिए हैं, क्या क्या दिया, ग्रीन, ब्लू और कौन दिया है, रेड दिया है। सोचो जो सबसे छोटा वेवलेंथ है उस पर चलो, सबसे छोटा वेवलेंथ किसका हो सकता है, हमें नहीं पता किसका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सबसे छोटा वेवलेंथ हम बात करते हैं तो इतना तो डैम श्योर है कि भाई इथिलीन डायमीन है, कितना होगा हमें ये नहीं पता। चलो इथिलीन डायमीन का वेवलेंथ सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा वेवलेंथ किससे स्टार्ट होता है, वॉयलेट से। क्या वॉयलेट के सामने येलो शो कर रहा है कोई, अब भाई साहब जो उसका वेवलेंथ होगा, जिस वेवलेंथ के रेंज में होगा कलर उसका हमेशा सामने वाला शो करेगा। तो अगर ये यहाँ वॉयलेट पे आता तो कलर कौन सा शो करेगा, येलो, तो भाई येलो है ही नहीं। अच्छा ब्लू पे आता तो कौन शो करता, ऑरेंज, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेवलेंथ और बढ़ा दो। ग्रीन पे आता तो कौन शो करता, रेड करता, हाँ ये रेड है हमारे पास। इसका मतलब इथिलीन डायमीन वाला का जो कलर है वो कैसा हो गया, तो वो आपको रेड कलर से मैच कर जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो उससे छोटा, चलो उससे चलो छोटा, मान लो कौन सा ले लें हम, H2O, इससे छोटा में आ गए हम H2O वाले में। तो H2O का अगर एनर्जी फिर थोड़ा इससे तो छोटा हो गया, अगर एनर्जी छोटा होगा तो इसका वेवलेंथ इससे तो बड़ा हो जाएगा, इससे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इसका बड़ा हो जाएगा ना। सोचो इसका वेवलेंथ इससे तो बड़ा हो गया, इसका वेवलेंथ तो मान लो और बड़ा हो गया। तो अगर इसका वेवलेंथ बड़ा है, चलो हम तो रेड येलो तक, यहाँ तक कहाँ तक देख चुके हैं, ग्रीन तक देख चुके हैं, अब थोड़ा और बड़े वेवलेंथ में जाए, येलो, तो येलो सामने आएगा, वॉयलेट कोई नहीं है वॉयलेट। अच्छा और थोड़ा बड़े वेवलेंथ, चलो ऑरेंज, ऑरेंज सामने कौन है, ब्लू, वेरी गुड। इसका मतलब H2 वाले का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। अब आ जाओ Br-मैन, तो Br-मैन से ऑरेंज के बाद एक रेड ही तो बचा है और बड़ा वेवलेंथ में, तो बड़े वेवलेंथ देखो ना, इसका वेवलेंथ और ज़्यादा बड़ा है ना। तो अगर रेड पे आप आओगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। इसका मतलब इसका कलर कौन सा हो जाएगा, ग्रीन। तो प्यारे बच्चों लोग, इस तरह हमें कलर का कुछ आइडिया पता नहीं होता है कि कौन सा कलर है, लेकिन जो ऑप्शन देता है उन ऑप्शंस में हम क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं कि हमारा सही आंसर कौन सा होगा। आई बात समझ में, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह आपने ये कलर भी देख लिया। ओके आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा टाइम टेकिंग है बच्चे लोग, ठीक है, लेकिन आप इसको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजर प्रेशर ऑफ ए रियल गैस कंप्रेशर ऑफ टू एन आइडियल गैस। भाई साहब पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि बोल रहा है कि मतलब जो है लेसर प्रेशर कि क्या रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फॉर रियल प्रेशर ऑफ अ गैस कंपेरिजन टू एन आइडियल गैस। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले बोल रहा है कि विश्व जो 4 फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इसका सिंपल मतलब पूछ रहा है कि कोई चीज़ किसी गैस को आइडियल कौन सा फैक्टर बनाता है, किसी चीज़ को जो है गैस को आइडियल क्या बनाता है, ठीक है। मान लो गैस के अंदर जो है उसका फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, इन्हेंसमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल है, विस्कोसिटी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो उसके प्रेशर को मैनेज करता है, उसके प्रेशर को हैंडल करता है, वो कौन सी चीज़ है। तो भाई साहब एक हो गया फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इससे प्रेशर का कुछ पता नहीं चलता। दूसरा दे रहा है इन्हेंसमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल, नहीं, इससे भी कुछ नहीं होता है। तीसरा विस्कोसिटी, नहीं। चौथा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं गैसेस के प्रेशर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं।
इनके बीच अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये गैस का जो वॉल्यूम होगा वो घट जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब डेंसिटी बढ़ जाएगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो ये गैस क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे, ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स डिसाइड करता है कि कौन सा गैस आइडियल होगा, कौन सा गैस आइडियल नहीं होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो वो गैस क्या होगा, आइडियल बिहेव शो करना बंद कर देगा। लेकिन ये प्रोसेसर कम होता है तो गैस क्या होंगे, फ्री पार्टिकल फ्री मूव करेंगे। आपको पढ़ा है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है ना कि भाई गैस पार्टिकल क्या करते हैं, फ्री मूव करते हैं, ना तो इनके बीच कोई अट्रैक्शन होता है ना कोई रिपल्सन होता है। लेकिन अगर इनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ये घटेगा और ये आइडियल बिहेवियर से क्या करेंगे, स्विच कर जाएंगे नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ। तो क्वेश्चन यही है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक रिएक्शन दिया, बहुत प्यारा रिएक्शन, मुझे हंसी आ रही है रिएक्शन को देख के। इसने बेसिकली क्या किया, C12H22O11 इसके साथ क्या किया, H2O का रिएक्शन करवा के H+ दे के इसने क्या किया है कि C6H11O6 दिया है और C6H11O6 दिया। बेसिकली इसने क्या किया है ना, सुक्रोज के को वाटर देके आप उसने फर्मेंटेशन करवा दिया है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया है। आपसे पूछ रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो आप बताओ क्या ऑर्डर होगा इसका, आप बोलोगे ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर नहीं, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, सेकंड ऑर्डर है। क्योंकि H2O तो भले H2O का रिएक्शन का आप कंसीडर नहीं करोगे लेकिन H+ को तो करोगे। क्या आप H2O को भले ना करो लेकिन H+ को तो कंसीडर करना ही होगा आपको, इसलिए जो रिएक्शन है वो क्या हो गया आपको, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। H2O को तो आप कंसीडर नहीं करोगे लेकिन H+ तो कंसीडर आपको करना होगा, तो इसलिए ये रिएक्शन कैसा हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये दे रखा है, ठीक है, एंथ्रासीन दे रखा है। ये है एंथ्रासीन, ठीक है। अब अगर एंथ्रासीन इसमें बोल रहा है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो होगा बेस्ट होगा, ठीक है। तो भाई साहब इसमें जो है इसका नंबर जो है, इसका नंबर कहाँ से करेंगे हम, देखिए मान लो यहाँ से नंबर करते हैं, इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पर होगा, ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन ये है, इस पोजीशन पर अटैक सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि पता है अगर इस पोजीशन पर अटैक होता तो क्या होगा, ये एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा जिसको अपना एरोमेटिसिटी किसी शेयर नहीं करना पड़ेगा। ये देखो ये ऐसा बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ अटैक करे तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों तरफ बेंजीन रिंग बन जाएगी। किसी और पे अटैक करोगे तो क्या होगा पता है, एनिलेशन इफेक्ट लगेगा। अगर कहीं और अटैक करोगे तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, कहीं और अटैक कर दो तो मान लो अगर ये आपने अटैक कर दिया, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको आपने खाली छोड़ दिया तो ये क्या बनेगा आपको ऐसे। लेकिन एरोमेटिसिटी तो शेयर हो रहा है, आपको एरोमेटिसिटी तो शेयर नहीं करना है ना, देखो, इसलिए ये ऑप्शन होगा इस पोजीशन पे, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, इन दोनों पे अटैक होगा तो सबसे बेस्ट होगा। चलो बोला सरफेस एरिया ऑफ एन एब्जॉर्बेंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग रिएक्शन, BET इक्वेशन। कुछ चीज़ें जो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो BET इक्वेशन है, ठीक है, ब्रोनर इमेट थ्योरी ये बताता है भाई सब कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एन एब्जॉर्बेंट के बारे में बताता है, ठीक है। इस बात को आप हमेशा क्या करना, इस बात को याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक और है मैकब्रेन इक्वेशन। तो मैकब्रेन इक्वेशन का काम क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एट एयर वाटर इंटरफेरेंस, ठीक है, आपने पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है, क्या क्या पढ़ लेना, फ्रेंडलिज इक्वेशन पढ़ लेना, लैंगमुर इक्वेशन पढ़ लेना, BET इक्वेशन पढ़ लेना और मैकब्रेन इक्वेशन पढ़ लेना। सर्च करना आ जाएगा, उसका फॉर्मूला के बार याद कर जाना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये इस तरह का आ सकता है क्वेश्चन। चलो लेकिन यहाँ पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ एन एडजॉर्बेंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये हो जाएगा BET इक्वेशन, ठीक है। सरफेस एरिया जो होता है ना एडजॉर्बेंट का, कैलकुलेट करने के लिए हम BET इक्वेशन को यूज करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है एक मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है, एक मोनोबेसिक एसिड है भाई साहब लोग, एक मोनोबेसिक एसिड है HA, इसको बोला है कि इसको डिजॉल्व किया गया, तो डिजॉल्व किया जाएगा तो क्या बनेगा H+ और साथ में A-, ठीक है। बोल रहा है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka है,
इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है कितना 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन दे रखा है कितना 0.2 m, टेम्परेचर वही दे रखा है कि भाई साहब कंसंट्रेशन दे रखा है 0.2 m। पूछ क्या रहा है इसमें, ए मोनोबेसिक एसिड है जो डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू इतना इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा पूछ रहा है आपको यहाँ पर। आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है। आप याद कीजिए, नहीं तो बहुत बच्चे वाला सवाल है कि ए का फॉर्मूला क्या होता है। देखो ये मान लो क्या था, सी था, ये ठीक है, यहाँ देखो ये रहा एच ए, ये एच प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया ए माइनस। अगर ये सी है तो ये 0 0 है, ये सी है तो यहाँ 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ क्या होगा अल्फा, और यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। तो एट पीरियड में क्या के इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो अल्फा इंटू अल्फा मतलब डिवाइडेड बाई सी 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा ना। तो के ए क्या हो जाएगा, देखो तो आपको अल्फा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपको यहाँ पर सी 1 माइनस अल्फा, ये हो गया ना। अब देखो तो अल्फा आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा आपको पता है जब रिएक्शन बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होता है, आप देखो ना इसका जो रेट कांस्टेंट है बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब है क्या करोगे आप 1 माइनस अल्फा को तो 1 मान लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय सी, और अल्फा निकालना है ना, तो अल्फा क्या हो जाएगा के ए इंटू सी अंडर रूट। आप पुट कर दो, के का वैल्यू पुट कर दो, सी का वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट कर दो, आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने खूब किए होंगे बचपन से, है ना। चलो मुझे इसका पीडीएफ नहीं मिल रहा था तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है द एग्जाम्पल ऑफ वेट डाई। वेट डाई मतलब कुछ केमिकल बनाते हैं, केमिकल मिलाते हैं, डाई बन जाता है, बहुत गाढ़ा डाई बन जाता है, तो वो होता है इंडिगो, ठीक है, बकेट, इसको बकेट डाई भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं इंडिगो कलर को जो है सोडियम बाइकार्बोनेट साथ मिलाते हैं, और साथ में जो है हम लोग उसमें एक बाल्टी में मिलाते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट डाल के, तो वो पूरा गाढ़ा हो जाता है। आप एक काम करना, सर्च करना ना, आप यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है, इंडिगो डाई, तो 2-3 मिनट का कोई वीडियो आएगा, आप उसको देख लेना तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है UO2NO3 होल 3, UO2NO3 होल 3 माइनस इसका सेप साइज पूछ रहा है। तो भाई साहब UO2NO3 होल 3 का क्या मतलब है, देखो तो U और ये हो गया O2 और NO3, देखो NO3 कैसे होगा OONO, देखो इन दोनों पे चार्ज घूम रहा है, अरे कोऑर्डिनेट मान लो, कुछ भी मान लो, समझ रहे हो बात को, मूल भावना को समझो ना। देखो तो क्या बना, ये ऑक्टाहेड्रल बना, क्या बना ऑक्टाहेड्रल, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया, और क्या हो गया ये ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और क्या बना ये ऑक्टाहेड्रल बना, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। देखो नहीं ऑक्टाहेड्रल नहीं हुआ ये, सॉरी ऑक्टाहेड्रल कहाँ हुआ ये, ऑक्टाहेड्रल तो तब होता है ना जब 4 ही होता है, ये तो 6 है, 1 2 3 4 5 6 है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हेक्सागोनल बाइपिरामिडल। वही तो मैं भी सोचूं कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए जो है वो ऑक्टाहेड्रल कैसे आ जाएगा, ठीक है, कोई ना। तो अब ये सी बात है, 6 तो प्लेन पे ही है ना, तो 6 प्लेन पे तो क्या हो गया हेक्सागोनल, देखो क्या हो गया ये हेक्सागोनल हो गया ना, इससे 6 तो यहाँ बन गया तो हेक्सागोनल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, और ऊपर नीचे पिरामिड बन गया, यहाँ पर देखो ऊपर से पिरामिड नीचे से पिरामिड, देखो तो क्या बन गया हेक्सागोनल पिरामिड, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस कैन ओनली बी अप्लाइड टू प्राइमरी प्रोसेस, द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय बोर्डस्टीन। बोर्डस्टीन ने कहा था कि जो फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस है, ठीक है, वो सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। बताया था कि भाई फोटोकेमिकल प्रोसेस सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है इन्वॉल्व होता है। ये ऐसा ही है ना कि आप समझो ना कि जैसे आप जब फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाते हो तो पहले स्टेप में क्या करवाते हो,
पहले स्टेप में आप इनिशिएशन करवाते हो ना, तो वहीं तो काम खत्म हो जाता है इनिशिएशन का। क्या इनिशिएशन जब भी होता है, क्या वो रिएक्शन कभी भी बाइमोलिकुलर ये हो सकता है क्या, सेकेंड ऑर्डर हो सकता है क्या, बाइमोलिकुलर हो सकता है? नहीं होगा बाइमोलिकुलर, वो हमेशा क्या होगा, यूनिमोलिकुलर होगा। HNu गिरेगा और Cl2 टूटेगा। तो क्या हुआ बच्चे लोग, प्राइमरी प्रोसेस हुआ कि नहीं? मेरी बात को समझो, क्वेश्चन को दोबारा से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस कैन ओनली बी अप्लाइड टू प्राइमरी प्रोसेसेस, और इस बात को किसने कहा है? बोडस्टीन ने कहा है। तो आप सोचो कि अगर कभी भी आप H2 + Cl2 का जो रिएक्शन करवाते हो HNu देखिए, आप भले HCl बना देते हो, लेकिन क्या ये एक ही बार में हो जाता है? नहीं, पहले स्टेप में इनिशिएशन होता है, और इनिशिएशन हमेशा क्या होता है? प्राइमरी प्रोसेस होता है। तो वही चीज़ तो बोडस्टीन ने भी कहा था, और क्या आप परेशान हो रहे हैं? उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज फोड़ोन। फोड़ोन क्या होता है भाई? फोड़ोन ये होता है फोड़ोन, ये है फोड़ोन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फोड़ोन। सॉरी यहाँ नहीं है, ये है, इसको आप याद रखो, इसका नाम है फोड़ोन। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं जो कि किसी को आता ना हो, चूँकि किसने फोड़ोन का ये किसी को नहीं पता होता कि फोड़ोन है, ये कभी पढ़ा ही नहीं हुआ किसी ने, कोई ना। उसके बाद बहुत एक खूबसूरत सवाल दे रहा है, ठीक है, ये देखो ध्यान दो, बहुत प्यारा सवाल है। सारे के सारे लड़के फंस गए होंगे इस क्वेश्चन में, मुझे पता है। HNO3 + H2SO4 ये रिएक्शन करवाया है, बोला है कि भाई साहब इसमें जो है रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट आपको पता है, ये तो क्लास 11-12 का टॉपिक है, नाइट्रेशन। लेकिन सवाल वो नहीं पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि HNO3 किसकी तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि HNO3 एसिड, या ऑप्शन दे दिया एसिड, बेस, सॉल्ट, ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है कि एसिड और या कैटलिस्ट, एसिड की तरह, बेस की तरह, सॉल्ट की तरह या कैटलिस्ट की तरह, किसकी तरह काम कर रहा है HNO3? सोच के बताओ। चलो आप समझना होगा यहाँ पर कि जो HNO3 वो किसकी तरह काम कर रहा है। देखो H2SO4 का काम है क्या करना, H2SO4 अपना क्या करता है, देखो HNO3 है, देखो समझो बात को, ये रहा HNO3, यही है ना। अब अगर H2SO4 अपना H+ देगा इसको, ध्यान दो, तो ये लोन पेयर से क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा, और पकड़ के क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, देखो, और यहाँ गया प्लस। अब अगर प्लस आ गया, इसको तो भागना होगा ना, तभी तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार होगा NO2+। बोलो हाँ या ना। अब अगर आप उसको H+ को एक्सेप्ट कर रहा है कोई, तो H+ को एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाता है? एसिड थोड़ी कहलाता है, वो तो बेस कहलाता है ना। देखो आप बोल रहे सर धरती को ना फट जाना चाहिए सर, आसमान को नीचे आ जाना चाहिए सर, ठीक है, जलजले उठने चाहिए, सुनामी तूफान होना चाहिए सर। HNO3 को बेस बोल रहे हैं आप, मतलब नाइट्रिक एसिड जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, आप उसको बेस बोल रहे हैं। कितने लोग ऐसे रखेंगे हाय, मतलब जय बप्पा जी वाले, जो दया वाले स्टाइल में। लेकिन क्या करें, यही सच है। देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका काम है H+ को एक्सेप्ट करना, जो H+ को एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस कहलाएगा। यही सब में तो फंसा दे रहा है सबको ना, क्योंकि 90% लोग इसमें बेस, कुछ इसमें क्या किए थे, वो एसिड लगा के आए थे, और कुछ इसमें क्या किए थे कि उसमें वो कैटलिस्ट एक ऑप्शन था वो लगा के आ गए थे। कुछ लोग बेस किसी ने नहीं लगाया था, शायद 4 या 5% लोगों ने ही बेस लगाया था। अब इस क्वेश्चन को आपको 30 से 40 सेकेंड में सोचना है, तो वो तो तभी होगा ना जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि आपको आइडेंटिफाई X, एक कंपाउंड दे रखा है आपको, ध्यान दो, R, यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ दे दिया आपको BuLi दिया, ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है, ब्यूटाइल लिथियम दिया है, तो इससे बना है RCH डबल बॉन्ड CCH R। प्रॉब्लम है इसका किसी भी वेबसाइट पे इसका PDF है ही नहीं, ठीक है ना, किसी इसने भी प्रोवाइड नहीं करवा रखा है, ठीक है, कोई ना। चलो देखो, तो ये जो है आपको ब्यूटाइल लिथियम दिया था हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CCH R, इस तरह से हमारे पास जो है वो आ गया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई ये जो X है, यहाँ पर जो X बना ब्यूटाइल लिथियम देने से, यहाँ पर सवाल इस तरह का है कि जब आपने क्या किया है कि ब्यूटाइल लिथियम इसको दिया, तो बीच में कंपाउंड बना था X, और उस X से आगे ये बना है। तो आपसे पूछ रहा है वो X क्या है वो X फैक्टर। तो भाई साहब देखो वो X फैक्टर क्या है, समझो बात को। जैसे ब्यूटाइल पे माइनस है, लिथियम पे प्लस है, आपको पता है, ठीक है, ब्यूटाइल पे माइनस है, लिथियम पे प्लस है, तो होगा क्या यहाँ पर कि लिथियम प्लस जो होगा वो Br को लेके भागेगा,
लिथियम प्लस क्या करेगा, Br को लेके भागेगा। जब Br को लेके भागेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर जब वो भागा तो यहाँ पे आ गया प्लस, और जब प्लस आया तो क्या हो गया कि ये देखो, समझो बात को, R ठीक है, एक Br है यहाँ पर, और यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, प्लस आ गया। अब अगर प्लस आ गया तो ब्यूटाइल लिथियम का क्या हो गया, ब्यूटाइल वहीं रह गया है, और लिथियम जो है उसके किसी साथ ब्रोमीन के साथ भाग चुका है, LiBr। तो अब इसको देखा देखिए क्या करेगा, ये Br यहाँ से चला जाएगा, Br जो है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, बोलेगा कि नहीं हमें अपने Br के पास जाना है, और वो Br2 बना लेगा। लेकिन इसके चक्कर में क्या हो गया, इसके चक्कर में ये हो गया, गौर से देखो, ये क्या बन गया, ये बन गया कार्बीन। क्या बना ये, कार्बीन। और जब ये कार्बीन बनेगा तब ये रिएक्शन करेगा, कैसे रिएक्शन करेगा, गौर से देखो, ये रिएक्शन ऐसे करेगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पहुँचा दिया जाएगा, और इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, ध्यान दो, प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH और ये R, ये लो देखो, ठीक है। अरे भाई बन गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड बना, यहाँ भी लगातार डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि आपका कंप्लीट प्रोडक्ट बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई। देखो ना ये ना, अच्छा यहाँ ये बना दिया है, नहीं दिया C मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ दे देते हैं। देखो समझो RC से डबल बॉन्ड, अब फिर लगातार एक और डबल बॉन्ड, तब R, देखो RCH से डबल बॉन्ड, एक और डबल बॉन्ड, और यहाँ से R, यही तो बन रहा है ना। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। देखिए ये मैंने एक सैंपल करवाया आपको, ठीक है, ये मैंने आपको क्या किया ना, एक सैंपल मैंने करवाया है आपको। मैं जानना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन से जो है आप लोग को क्या लगता है, मतलब इस टाइप से करवाना जरूरी करवा दूँ, या PDF बना के मैं आपको इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूँ, PDF लाऊँ मैं कहीं से मैनेज करके। इसका PDF बनाना ही बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, मेरे पास PDF ही नहीं आ पा रहा है इसका, ठीक है, कोई ऐसा सोर्स नहीं जिससे मैं इसका PDF में मैनेज कर सकूँ, ठीक है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन हो गए, 25 कर लेते हैं, एक लास्ट कर लेते हैं, ताकि आप मुझे बताओ कि हाँ भाई क्या करना, ताकि मैं इसका PDF पे बनाने बोलोगे PDF पे बना दूंगा, ऐसे बनाने बोलोगे तो मैं ऐसे ही बना दूंगा आप लोगों को। तो बोल रहा है कि विच आयन पॉसेस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, बोल रहा है कि भाई साहब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कंपाउंड कौन सा है इसमें। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, IF6 माइनस, ICl4 माइनस, BrF2 माइनस और ICl2 माइनस। आपको करके देखना होगा। sp3d2 देखो 1 3 4 2 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसमें sp3d2। तो भाई साहब क्या हो गया sp3d2 मतलब IF6 माइनस, देखो 6 तो यही हो गया, एक माइनस और है, और आयोडीन के पास आपको पता है कि आयोडीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा तो क्या हो जाएगा, वो तो 7 हो जाएगा। देखो ना 6 और 1 इलेक्ट्रॉन पर है भाई साहब, आयोडीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो वो तो इलेक्ट्रॉन बढ़ ही गया उसके पास, तो 6 बॉन्ड बन रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन पर और बढ़ गया, तो 7 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 7। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो गया। ICl4 माइनस, देखो आयोडीन के पास 7 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर बढ़ गया उसके पास, तो क्या हो गया 8 हो गया, और 4 के साथ से बॉन्ड बना लिया, तो लोन पर कितना बचा, लोन पर 2 ही बचा ना, तो इसका मतलब ये काम कर जाएगा। फिर देखो ICl Cl 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 Cl, और यहाँ पे क्या हो गया आपको Cl4 माइनस था ना, ये लोन पेयर, ठीक है, और चूंकि आपने माइनस चार्ज लगा दिया है इसलिए एक लोन पेयर और आएगा यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आप बोलोगे सर इसको यहाँ रख दो, कर रख दो, इसको इक्विटोरियल पोजीशन पे रख दो। BrF2 माइनस, देखो ब्रोमीन है, अगर F माइनस है तो क्या हो गया, इसके मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, 7 होते हैं, 1 माइनस आ गया तो 6 हो गया, तो 6 में से 2 को मतलब 8 हो गया, 2 को यूज़ कर लिया तो कितने बचे, 3 लोन पेयर बचे, तो 2 फ्लोरीन है और 3 लोन पेयर है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो हो ही नहीं सकता है ना, देखो ये तो होगा ही नहीं। अच्छा ICl2 माइनस है, ICl2 माइनस यहाँ भी तो वही है, इसी तरह आयोडीन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन और गया तो कितना हुआ, 8 हुआ, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन को 2 क्लोरीन यूज किया तो क्या हुआ 6 बच गया, तो 6 मतलब 3 लोन पेयर, तो 3 2 5, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 5 ही हुआ ना, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया ये। अब आप इसको ऐसे बनाओ, एस लोन पेयर को कहाँ रख दो, एक्सियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन पे रख दो, ठीक है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का ये आंसर हो गया। तो मैंने 25 क्वेश्चन आपको टोटल करवाए, टोटल 125 क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में 1 घंटे का क्लास हो गया, बस मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ कि आपको ऐसे पसंद है या मैं आपको PDF कहीं से भी जुगाड़ करके इसका बना के दूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। ओके बाय।